हेलो हेलो हेलो। हाँ, ठीक। जिया लागे ना तुम बिन मेरा, जिया लागे ना तुम बिन मेरा, जिया लागे ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, ये चैट क्यों नहीं आ रही। ला कॉल सुधांशु सर, सुधांशु सर, सुधांशु सर, चलिए आइए आइए, देखते हैं भाई सुधांशु सर को कॉल करके। कहाँ रह गए आपके प्यारे सुधांशु सर। रुकिए जरा देखें, कॉल लगता है तो। कॉलिंग कॉलिंग जा रहा है भैया व्हाट्सएप पे। अब हो रही है रिंगिंग। हेलो सर, कैसे हो सर। सर मैं बढ़िया हूँ सर। आपके बच्चे आपका बेसब्री से सर, बड़ी जोर से उनको याद आ रही है सर। अरे सर बोल देना आज क्लास कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा। अच्छा पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते में बारिश हो रही थी तो। अच्छा अच्छा, नॉट। हाँ तो लैंडस्लाइड के चक्कर में रुक गया था। हाँ अब हाँ, निकला हूँ लेकिन पहुंच नहीं पाऊंगा। कोई बोल बात, देना कल से करा दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात। आप ठीक हो ना सर। हाँ बढ़िया 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 सर, बस बता देना आज के लिए उनको कि भैया इतनी बेसब्री मत करो, रिवाइज कर लो। ठीक आई है नो आई नो। इनको सर तभी तो पढ़ना होता है जब टीचर छुट्टी पे होता है। नहीं नहीं आज मंडे है ना सर, आज बहुत सारे लोग नई शुरुआत करते हैं सर। हाँ, इनको लगता है सावन का महीना है। देख लो कहीं पढ़ाई की शुरुआत लास्ट लास्ट हफ्ते से ही हो जाए तो हो जाए। ठीक है। अरे नहीं नहीं सर, यकीन 4.2 भी चालू हुआ है सर। हाँ, बैच का प्रचार भी होना चाहिए सर। बिल्कुल यकीन बिल्कुल। 4.2 से जितने बच्चों का बैकलॉग है, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ला वो ला वहां ला, जाके कुछ भी समझ ले सर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ठीक तो सर उसके बाद है यकीन 5.0 भी आएगा सर। नहीं नहीं सर, चलो ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। सर, ओके ओके सर। ओके ओके। जैसा सुधांशु सर ने बताया कि कहीं पे वापिस आ रहे हैं कहीं से, थोड़ा इशू हो गया वहाँ पे आने के कारण, थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो इसी कारण आज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। जो भी सुधांशु सर वाले बच्चे हैं, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। पता क्या करो, पता क्या करो, जाके रिवाइज कर लो भाई। जो भी टॉपिक रिवाइज करना है, फिजिकल का, फिजिक्स, जो भी बॉटनी, zoology, व्हाटएवर यू वांट टू, ठीक है। फायदे में रहोगे, है ना। बाकी मर्जी आपकी। आइए जी, ठीक है। आइए, लेक्चर नंबर 3 है यार, केमिकल काइनेटिक्स का। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट द क्लास, मुझे उम्मीद है आप इन्हें फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। क्या क्या करेंगे आज, मेडिक्स टेस्ट लेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और होमवर्क देंगे हम मॉड्यूल से। ठीक है, तो जवान स्टार्ट है मेडिक्स टेस्ट के लिए। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे। तैयार है सर।
चलिए फिर हो जाए शुरू हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, ईमानदारी रखने के लिए चैट बॉक्स बंद करना पड़ेगा, नहीं तो 100% बच्चों का करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। चैट बॉक्स ओपन होगा तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का है क्या भाई? 10⁻⁵ मोलर NaOH है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उसको डाइल्यूट किया गया 1000 टाइम्स, यानी कि वॉल्यूम 1000 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई है। पीएच क्या होगी सॉल्यूशन की? थिंक विदाउट इंक से करूं। M1 दे रखा है 10⁻⁵V, V1 हो गई V2 हो गई 1000V, तो M2 कितना हो जाएगा? M1 V1 M2 V2 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कि 10⁻8 मोलर हो गया। 10⁻8 मोलर NaOH है, तो उसमें OH नेगेटिव आयन वाटर वाला ऐड करना है ना, यानी कि टोटल OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻8 प्लस 10⁻7, यानी कि 11 इंटू 10⁻⁻7 है ना, तो POH आ जाएगी 6.96 POH। तो पीएच कितनी हो जाएगी? 14 में से माइनस कर दो 7.04, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यही होगा ना, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप ट्राई भी करें, मैं करके दिखाता हूं। पहले कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁵ मोलर NaOH की, वॉल्यूम को मैं V लीटर मान लेता हूं, ml मान लेता हूं। बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई है सर? 1000V हो गई है ना, 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। मोलैरिटी निकालनी है सर, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा भाई, यानी कि 10⁻⁸ मोलर NaOH आ गया, क्योंकि OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां से 10⁻⁻8 मोलर आ रही है, जो कि 10⁻7 से कम है। तो वाटर से जो 10⁻7 मोलर NaOH आ रहा है उसको भी ऐड कर रहा है, ऐड करेंगे 11/10, 11 इंटू 10⁻⁸, जो भी होगा देख लेना आप इसको ना। 10⁻7 कॉमन निकालूंगा, इसमें से 10⁻⁻7 कॉमन निकालूंगा तो 1/10 प्लस 1, तो दैट इज 11/10 इंटू 10⁻⁻7। हाँ, 11 इंटू 10⁻⁻8। अगर OH नेगेटिव आयन इतना है तो POH कितना होगा? दैट इज 8 माइनस लॉग, सही है ये, 8 माइनस लॉग 11, 8 माइनस 1.04, जो भी आएगा 7.96, नहीं 6.96, तो पीएच कितना आ जाएगा? 14 माइनस 6.96, दैट इज 7.04। आंसर तो वही आना, ऑप्शन नंबर बी। बट मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया, थिंक विदाउट इंक से भी एज वेल एज पेन उठा के भी। 91% बच्चों का सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है? 4 ग्राम NaOH, अच्छा, एंड 4.9 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व किया गया वाटर में और वॉल्यूम बना दी गई 250 ml। पीएच निकालनी है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, तो पहले तो कौन बचेगा सर? जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे। किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे? मास बाय इक्विवेलेंट मास। कितना आ गया बेटा मास बाय इक्विवेलेंट मास? दैट इज 4.9 डिवाइडेड बाय 49, 49 है इसका इक्विवेलेंट मास, 98 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.1 आ गया। इसका भी मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसका मोलर मास भी 40 है, इक्विवेलेंट मास भी 40 है, क्योंकि एन फैक्टर 1 है, ये भी 0.1 हो गया। अच्छा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, इसका मतलब जो है सॉल्ट बनेगा, कोई भी ना बेस बचेगा ना एसिड बचेगा, तो पीएच 7 होगी यार इसकी। ये तो क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ा, ये तो क्वेश्चन रिक्वायर्ड ही नहीं है करने को ना, समझ गए ना भाई? इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने NaOH के? मास बाय इक्विवेलेंट मास। H2SO4 के कितने? वो भी मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसकी वैल्यू भी 0.1 है, इसकी वैल्यू भी 0.1 है, यानी कि दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सॉल्ट की वैसे भी न्यूट्रल पीएच होती है। कुछ मतलब क्वेश्चन करना ही नहीं था, पेन उठाना ही नहीं था, बिना पेन उठाए ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है।
आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कितना वाटर डाला जाए, पानी पूछा हुआ है, कितना डाला जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर 300 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COH, जिसका KOH दे रखा है, और अल्फा हमें डबल करना है। अल्फा हमें डबल करना है। अच्छा, M1 दे रखा है 0.2 मोलर, V1 दे रखा है 300 ml। आपसे पानी पूछा हुआ है, बेसिकली V2 इज इक्वल टू 300 प्लस एक्स हो गया। ये पूछा हुआ है, ये कितना डाला जाएगा ताकि अल्फा डबल हो जाए। पानी डालने से अल्फा तो डबल होगा, बट के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर पहले के था सी अल्फा स्क्वायर, बाद में भी के क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर, बट ये C1 है, ये C2 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। क्या हमें ये भी दे रखा है अल्फा 2 इज डबल ऑफ अल्फा 1? हाँ। C1 ये दे रखा है, C2 पता नहीं है, जिसे M2 बोलेंगे, C2 बोलेंगे, ये पता नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से, है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आओ रखें जरा, C1 की वैल्यू 0.2, अल्फा 1 की जगह अल्फा 2/2 भी लिख सकते हैं, या ऐसा लिख देता हूं, C2 पता नहीं है, अल्फा 2 की जगह लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर। बिल्कुल। क्या अल्फा 1 चला गया? यस। क्या C2 आ गया 0.2 डिवाइडेड बाय 4, यही है ना, 2 का स्क्वायर हुआ 4, वो उधर चला जाएगा। सर ये आ गया 2/40, यानी कि 1/20। ठीक है, रखो जरा वैल्यू यहाँ पे, ये आ गया 1/20। सर 1/20 होता है 0.05। बिल्कुल, M1 V1 M2 V2 लगा लो, वहां से आपको V2 पता चल जाएगा, जो 300 प्लस एक्स है, एक्स हमें निकालना है। कर लो सर, M1 V1 M2 V2 सॉल्व करना जरा। सर एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा, बट एक बच जाएगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। ये 2 पे जाएगा, बिल्कुल सही। 300 2 600 और ये 2 1200, तो V2 आ गया 1200, जो है किसके बराबर 300 प्लस एक्स। सर एक्स ही निकालना था, 1200 माइनस 300 कम्स आउट टू बी 900 ml। 900 ml। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, है ना, बस वही 41% बच्चा होगा। बढ़िया क्वेश्चन था यार, ऐसे क्वेश्चन तो डिस्कस भी नहीं होते भाई क्लास में, जैसे हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अगर आपने 0.02 मोलर अमोनिया लिया, वीक बेस है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल रखा, अच्छा वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल रखा, तो सर ये तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा इसमें। बिल्कुल कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो जो कॉमन आयन होगा, जो कि OH नेगेटिव आयन होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन किससे रखेंगे सर? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। ये कितना है 0.01, तो OH नेगेटिव आयन कितना रखना है 0.01, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। सर इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी? जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती थी, वही फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती है। क्या के भी ऐसे लिखा जाएगा अमोनिया का, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया का, हाइड्रोक्साइड का, और नीचे अमोनिया का। क्या हमें ये दे रखा है? यस। कितना दे रखा है? ये रहा। क्या ये दे रखा है? हाँ, इसका इनिशियल और फाइनल सेम है। क्या ये हमें निकालना है? यस। OH नेगेटिव आयन कहां से आएगा? स्ट्रॉन्ग से। बस वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो बेटा। के भी हो गया इतना, अमोनियम आयन निकालना है। हाइड्रोक्साइड आयन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, सर 10⁻⁻²। अमोनियम आयन 2 × 10⁻²। सर ये कैंसल आउट हो, ये कैंसल आउट हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.6 × 10⁻⁵ है कोई ऐसी वैल्यू? 3.6, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया जी, हो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
आपको यूरिक एसिड का Ka दे रखा है, साफ पता चल रहा है Ka दे रखा है तो वीक एसिड होगा। आपको पीएच दे रखी है सैंपल ऑफ यूरिन की भी 6, अच्छा पीएच भी दे रखा है 6, Ka भी दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻⁶। आपको रेशो निकालनी है यूरेट आयन की टू यूरिक एसिड। सर ये यूरेट आयन क्या होगा? अरे यार जैसे एसिटिक एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है तो क्या बन जाता है? एसीटेट आयन। प्रोपेनोइक एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है तो क्या बनता है? प्रोपेनोइट आयन। फॉर्मिक एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है तो क्या बन जाता है? फॉर्मेट आयन। तो समझ गए यूरेट आयन क्या? हाँ सर, यूरिक एसिड ने H पॉजिटिव आयन लूज कर दिया होगा तो जो बचा होगा वो क्या कहलाएगा? यूरेट आयन। तो एक तो आपको यूरेट आयन और यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कोई बात नहीं, मैं यूरिक एसिड जो कि कोई वीक एसिड है उसको ऐसे लिख लूं, ऐसे, हाँ पानी में डालोगे H पॉजिटिव आयन दे देगा, बन जाएगा। यहां हाइड्रोनियम आयन लिख लो, H पॉजिटिव आयन लिख लो, बात एक ही है। और ये बन गया यूरेट आयन। आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन से इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कोई बात नहीं, के का फॉर्मूला लिखो। सर के ए किसके बराबर होगा? ये रहा यूरेट आयन इंटू H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। ये रेशो निकालनी है आपको, ये रेशो निकालनी है। ये दे रखा है, हाँ सर ये कैसे निकलेगा? अरे पीएच 6 है तो H पॉजिटिव आयन कितना होगा? सर 10⁻⁻⁻6 है ना, सैकड़ों क्वेश्चन किए हैं ऐसे, बस सॉल्व हो गया। दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻6। ये हमें ऑलरेडी निकालना है कॉन्सेंट्रेशन यूरेट आयन टू यूरिक एसिड, और ये है 10⁻⁻6। सर आंसर आ गया 444। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। एक कॉम्प्लेक्स है जिसको लिखा हुआ है COCl3.NH3। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1, मोलालिटी दे रखी है, डेल्टा TF दे रखा है, KF दे रखा है। एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन, अच्छा मान रहे हैं कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स है 100% आयोनाइज होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 है। फॉर्मूला बताओ। सर अगर 100% आयोनाइजेशन होगा तो N और I इक्वल होंगे, है ना? तो बस आपको I निकालना है। I मान लो 2 आया तो ये आंसर होगा क्योंकि इसका N 2 है। I मान लो 4 आया तो ये आंसर होगा क्योंकि इसका N 4 है। और I अगर 3 आया तो ये होगा, कुछ और आया तो फिर नन ऑफ दीज होगा। तो मेरे को I निकालना। I कैसे निकालूंगा? सर डेल्टा TF होता किसके बराबर है? दैट इज IKFM। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, बस I निकालना है। डेल्टा TF कितना है भाई? 0.558 डिवाइडेड बाय KF कितना है? 1.86, और M कितना है? 0.1। सर इसको सॉल्व करिए। सर ये 3 डेसिमल से 3 डेसिमल चले जाएंगे। 183 से कितना होता है? 540, और फिर 186, हाँ 5, ये सीधा ही 3 आ गया यार। 3 आने का मतलब आपको समझ गए हैं कि N भी क्या होगा? 3। N किसका 3 आएगा? इसका 2 आएगा, इसका 4 आएगा। ये है ऑप्शन नंबर, है ना? N 3 आएगा ना, 2 ये और 1 ये पूरा, है ना? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक मोलल सॉल्यूशन है, अच्छा सबकी मोलालिटी एक दे रखी है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है और कंप्लीट आयनाइजेशन हो रही है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होता था? सर जिसका आई मिनिमम होता था। तो बस आई बता दो भाई, जिसका मिनिमम है। किसका मिनिमम होगा? इसका आई कितना होगा? सर 4। इसका आई कितना होगा? 4। इसका 1 ये 1 ये 2, इसका 1 ये 2 ये 3, इसका 1, है ना? यही है सर आंसर, है ना? यही है, जिसका आई मिनिमम उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम। पता है ना, आई और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर आपने वाटर काउंट नहीं किए, यहां काउंट नहीं किए, ये वाले वाटर, ये वाला वाटर, वाटर भाई आयनिक कंपाउंड होता है क्या? वो आयंस में डिसोशिएट होता है? कैसी बात कर रहे हो यार। लीजिए जी, इसी के साथ आज का हमारा मेडिक्स टेस्ट कंप्लीट होता है। इसको बफर से कर सकते हैं, कैसे करोगे?
कर सकते हैं बफर से भी। सही कह रहे हो, बफर से भी कर सकते हैं। देखो जो भी बात माइंड में आ जाए, ये और इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी, तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा, पी के ए लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए। मैंने भी वैसे ही किया। अबे जब बफर का, बट अच्छा सोचा तुमने, जो भी हो। तुम्हारा क्या नाम है भाई? ईशा है ना, बहन है ना ईशा। तुमने अच्छा सोचा, बट मतलब कि मैंने भी वही किया इनडायरेक्टली। बफर यहीं से तो डिराइव किया था हमने, कुछ अलग से थोड़ा डिराइव किया था। पर तुमने सही सोचा, सही सोचा। ठीक है, पीएच कितना दे रखा है इसका, 6 दे रखा है। पीके कितना हो जाएगा, 6 माइनस लॉग 4, यानी कि 5.4 हो गया। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से ऐसे ना, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 0.6 हो जाएगा, फिर उधर जाके एंटी लॉग लेना पड़ेगा, है ना। वो 10 raised to power 0.6 हो जाएगा, फिर वो जो भी आएगा 4 आएगा, है ना। आंसर वही आया, वही आया। तरीका भी ठीक है, बट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। बट तुमने सोचा सही। देख ले भैया लीडर बोर्ड पे कौन है भाई, लीडर बोर्ड पे कौन है? किशु, उज्जवल, गोविंद, मंजोत, मोहम्मद शेख, क्रिश, कल्प, आदित्य, अमिल और साक्षी। चलिए जी, बढ़िया। कट ऑफ कितनी होनी चाहिए थी? 7 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, 4 तो सही होने ही चाहिए थे यार, है ना। 4 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए थे। 4 भी अगर सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है भाई। कल के मेडिक्स टेस्ट में क्या करें भाई? सॉल्यूशन के भी 3 टेस्ट हो गए हमारे। हम्म, और आयनिक इक्विलिब्रियम के 7-8 टेस्ट हमने पहले लिए थे, एक टेस्ट और हो गया है ना। ऐसा करते हैं, कल टेस्ट लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों छोटे चैप्टर हैं, दोनों छोटे चैप्टर हैं, आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है भाई, ये कल के मेडिक्स टेस्ट का सिलेबस है। पुश मारिए, जितना पुश मारेंगे उतना बेटर होता जाएगा। हाँ, थर्मो इसके बाद लेते हैं, मेरा छोटा सा है, इसके बाद थर्मो लेना। थर्मो के भाई 7-8 टेस्ट ले चुका हूं मैं तुम्हें बता दूं, है ना। जिनको थर्मो हो रहा है, थर्मो 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 थर्मो, उनके लगातार मैंने 7-8 टेस्ट लिए थे कि 7-8 बार रिवीजन होने के बाद तो वैसे ही लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, वो करनी नहीं है रिवीजन, देन इट्स ए टफ इशू, है ना। फिर तो 50 टेस्ट ले लो, लेवल वही रहेगा। आइए बात करते हैं लास्ट क्लास के रिवीजन के बारे में। ठीक है, फुल चैप्टर, फुल चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी करते हैं। जिनको लग रहा हो ना, देखो मैं आपको एक सिंपल स्टूडेंट के बारे में बताता हूं, है ना। स्टूडेंट कैसा बिहेव करता है जब चैप्टर खत्म होता है, तो ठीक ठाक कॉन्फिडेंस होता है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, समवेयर इन द मिडल। ठीक है, अच्छा भी हो सकता है कॉन्फिडेंस। फिर अब उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन और इंप्रूव करने के लिए करनी पड़ती है रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, मक्कारी करते हैं रिवीजन के अंदर, रिवीजन ढंग से करते नहीं है, ऊपर ऊपर से सरफेशियल रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट होगी ही नहीं। जब तक आप अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, सर रिवाइज कैसे करना है 10 बार बता चुका हूं। थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, क्लास में जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे थे उनको अटेम्प्ट करिए, या डीपीपी में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा था, मार्क करके रखा होगा आपने, उसको अटेम्प्ट करिए, या एमपीक्यू का जो टफ क्वेश्चन लगा था उसको अटेम्प्ट करिए, तो आप में इंप्रूवमेंट जरूर होगी। और पहली रिवीजन के बाद लेवल यहां होगा तो यहां जाएगा, दूसरी के बाद यहां जाएगा, तीसरी के बाद यहां जाएगा, चौथी के बाद यहां जाएगा, और ये लेवल बढ़ता जाएगा। जब आप रिवीजन में ही काम चोरी कर रहे हैं, तो पहली रिवीजन में भी लेवल यही रहेगा, दूसरी में शायद कम ही होगा, इतना नहीं तो इतना ही रहेगा, तीसरी में भी इतना ही रहेगा, चौथी में भी इतना ही रहेगा, तो इंप्रूवमेंट नहीं होगी। अब वो आपके हाथ में है कि आपको रिवाइज करना है या नहीं करना है। ठीक है, चावल है ना। बिल्लू कह भी रहा है, कह रहा सर मेरा सिलेक्शन इसी कारण नहीं हुआ था, मुझे लगता था मुझे सब आता है, रिवाइज करने की जरूरत क्या। बहुत बढ़िया जी। चलिए,
शुरू करते हैं भाई लोग, है ना। इसको करते हैं बंद, कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ इधर ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। लास्ट क्लास में बेटा हमने सबसे पहले तो पढ़ा था कि कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की गिवन है और टाइम की गिवन है, ग्राफ कुछ ऐसा है, और आगे आपको फाइंड आउट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहां से यहां तक। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है। तो आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मान लीजिए आपको किसी एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, स्लोप, दैट इज टेंजेंट, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। वो भी यही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता था, वो लॉ ऑफ मास एक्शन को नलीफाई करता था। क्या कहता था कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन सारे मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कुछ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, सबके ऊपर नहीं, कुछ के ऊपर। ये कुछ कौन से होंगे, जो मैकेनिज्म के स्लोएस्ट स्टेप में ए के जितने पार्टिकल्स होंगे वही अल्फा होगा, मैकेनिज्म के स्लोएस्ट स्टेप में बी के जितने पार्टिकल्स होंगे वही बीटा होगा। और ये अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, ठीक है। और हमने पढ़ा था किसके बारे में, के बारे में पढ़ा था। के किसके ऊपर डिपेंड करता था, है ना, के किसके ऊपर डिपेंड करता था, एक तो टेम्परेचर, कैटलिस्ट और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। टेम्परेचर इंक्रीज, के इंक्रीज, कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो के इंक्रीज होगा। और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे कैसे डिपेंड करता था, मान लो ये कोई रिएक्शन है तो इसका रेट कांस्टेंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, सिमिलरली इसका रेट कांस्टेंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, यही पढ़ी थी। आइए शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। एक बार मैं चेक कर लूं कि मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करी है या नहीं करी है। बात हो गई हुई है सारी, ठीक है, बात हो गई थी। बट एक छोटी सी चीज मुझे बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसके ऊपर ना क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ठीक है, बट नीट में आया नहीं है, तो बता देता हूं। कभी भी, है ना, हमला अचानक हुआ था, जिस साल भी आएगा उस साल बच्चों को यही लगेगा, अरे भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था। वो क्या है, पहले पॉइंट बताता हूं, उसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूं, एग्जाम में आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा, है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आएगा। ध्यान से सुनिएगा कि ऑन चेंजिंग concentration order can be changed है। हाँ, अगर आप किसी की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। सर कैसे, आओ मैं बताता हूं आपको कैसे। एक क्वेश्चन करा रहा हूं एज इट इज, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 2NH3 gives you N2 plus 3H2। इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ भी बोल सकते हो, ऐसे लिखा गया K1 NH3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2 NH3। सर K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड ऑर्डर, आपको ऑर्डर निकालना है दो केसेस में। अगर कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की बहुत ज्यादा हाई है, दूसरा जब कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की बहुत ज्यादा लो है ना, ये दोनों केसेस में आपको निकालना है। चलिए आइए करते हैं।
सबसे पहले बात कर रहे हैं इस केस में, जब कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की बहुत ज्यादा है, क्या आपको पता है ये ज्यादा है, तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज्यादा ही आएगा। यस, यानी कि 1+K2 अमोनिया। बेटा ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है। किसी बड़ी चीज में अगर आप 1 ऐड करो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जेब में अभी 1 करोड़ रुपया हो तो और कोई कहे ये ले बेटा 10 रुपए ले ले, चॉकलेट खा लियो, ठीक है, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? तुम उस अंकल से कहोगे अंकल ये लो 500 रुपए, बच्चों के लिए घर पे ना चॉकलेट ले जाना। हाँ यही हो रहा है भाई, यही हो रहा है ना। तो 1+K2 अमोनिया किसके बराबर होगा? K2 अमोनिया के बराबर, बस वही लिख रहा हूं मैं यहां पर। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया? ऊपर तो K1 अमोनिया है, नीचे 1+K2 अमोनिया की जगह K2 अमोनिया लिख सकता हूं। यस, क्या अमोनिया से अमोनिया कैंसल आउट हो गया? यस, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। सर ऊपर अगर मैंने अमोनिया लिखना भी है तो उसकी पावर 0 लिखना पड़ेगा। हाँ, किसी की पावर 0 1 के इक्वली होती है। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया? सर ये हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। सर ये वाला केस करके दिखाओ। 1+ इसमें अमोनिया जब लो है, अगर अमोनिया लो है तो इसकी वैल्यू भी लो ही होगी। लो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो वो लो ही रहता है, तो 1+K2 अमोनिया की जगह 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। मान लो जेब में सिर्फ 1 रुपया है, 1 रुपया है, ठीक है, और 100 रुपया मान लो, ठीक है। उस समय जो है अंकल 1 रुपया दे के जाए, है ना, तो वही वाली कंडीशन है ये, ठीक है। ये वैल्यू बहुत कम है, उसमें एक में ऐड करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर तो आ गया K1 अमोनिया, नीचे 1+K2 अमोनिया की जगह 1 लिख दीजिए। क्या साफ पता चल गया कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी, हाई से लो करी तो 0 ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। अभी तक नीट में इसने अपना जलवा नहीं दिखाया है, इस क्वेश्चन ने दिखा जरूर सकता है, ठीक है। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है अमोनिया का इतना, आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा हुआ है हाइड्रोजन का। और अगर आपको लगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको इससे रिलेट करना है, DH2/dt is 3, DNH3/dt/2। सर हमसे ये पूछा हुआ है, सर ये पूछा हुआ है, ये है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसी को बोलते हैं, और आपको ये दे रखा है। तो क्या करना है, ये 3 उधर चला जाएगा, 3/2। DNH3/dt की वैल्यू कितनी है? 1.7। इसे मैं हटा दूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 51/20, 5.1 का हाफ कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा? 2.55। क्या ये सही है? यस और नो, यस और नो, है ना। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये 2.55 आएगा, ये बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। रीजन क्या हुआ, यहां पर किलोग्राम पर आवर में दे रखा है, और ये कॉन्सेंट्रेशन होती है भाई, कॉन्सेंट्रेशन होती है ये, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन में नहीं पूछा हुआ, ग्राम पर मिनट में पूछा हुआ है। पहले आपको इसको मोल्स पर लीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहां से भी आंसर मोल्स पर लीटर पर मिनट में आएगा, फिर उसके बाद उसको ग्राम पर मिनट में करेंगे, ठीक है। सर कैसे करेंगे फिर बताइए, आप बताइए। पहले तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, सर आ गया, क्या आ गया? ग्राम पर आवर, नहीं नहीं ग्राम पर मिनट करना है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो 1 आवर में 60 सेकेंड्स होते हैं,
बट सर नहीं नहीं, हमें तो जब कंपैरिजन करना है तो मोल्स में करना है सर, मोल्स में करना है। तो हाँ, तो मोल्स में करना है तो बेटा मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करूंगा? मास दे रखा है, मोल में कन्वर्ट करना है। मोलर मास से डिवाइड कर दो। कितना होता है मोलर मास इसका? 17। सर 100/60, 10/6 कितना हो जाता है? 10/6 कितना हो जाएगा? 10/6 ही लिख देता हूं, 10/6 मोल्स पर मिनट। सर आप अभी भी एक गलती कर रहे हो। मैंने कहा क्या? आपने पर लीटर नहीं लिखा। अरे भाई गैसियस सब्सटेंस है, वॉल्यूम इसकी और इसकी वही वॉल्यूम होगी जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी। तो आप इसे 1 मतलब कि वो भी मान लो, वॉल्यूम 1 लीटर मान लो। मोल पर लीटर पर मिनट, जैसे मर्जी लिख लो, ऐसे लिख लो। तो इसकी वैल्यू आई है मोल पर लीटर पर मिनट। कितनी? 10/6। सर मैं यहां से -dH2/dt निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। -dH2/dt उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 × 10 × 6। सर ये 3 के टेबल में 2 पे 10/4 कितना होता है? या 10/4 लिख लेता हूं, दैट इज मोल्स पर लीटर पर मिनट। सर हमें मोल्स में नहीं चाहिए, हमें ग्राम में चाहिए सर। तो बेटा मोल दे रखे हैं, मास निकालना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। बता दो भाई मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? सर 2 ग्राम पर मोल होता है। तो 10/4 × 2 आ जाएगा ग्राम पर मिनट। 5 आ गया, 5 ग्राम पर मिनट। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आया क्वेश्चन करके, कुछ सीखने को मिला। हाँ 5 आ। इस पे रिपीट क्या करना है भाई? किलोग्राम को ग्राम में और मोल में कन्वर्ट करना नहीं आता क्या? 1000 से मल्टीप्लाई किया, मोलर मास से डिवाइड किया। आवर को मिनट में कन्वर्ट करना नहीं आता था, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा तो देख लो भाई, है? तुम लोग तो वही चाहते हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री दोबारा पढ़ा दिया जाए। ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, ये क्वेश्चन होगा एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद। जबरदस्त क्वेश्चन है ना? लगभग 11-12 साल हो गए मुझे ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन कराते हुए, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर क्वेश्चन कराते हुए, ठीक है। और मुझे था कि एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, जिस साल आएगा उस साल धमाका मचा के जाएगा। जेई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, अब बारी है नीट में आने की क्वेश्चन की, ठीक है। अब वो कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, है ना। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है, x मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल गिव यू y मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसमें दे रखा है log -dA/dt इज इक्वल टू log बेस 10 प्लस 0.3010। ए और बी क्या होंगे? अच्छा, एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनेगा। ब्यूटेन ये होता है बेटा, और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला भी यही होता है। अच्छा, मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो फिर x कितना होगा? 1, y कितना होगा? 1। अगर ये आंसर हुआ तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू भी 1 आएगी। अच्छा, मान लेते हैं ये आंसर है, तो 3C2H2 से 1C6H6 बनेगा। ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ मोल सेम करने हैं ना, 6 कार्बन है तो इधर भी 6 कार्बन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर x 3 आएगा, y 1 आएगा। अगर इससे ये बनना है तो फिर वही नंबर ऑफ मोल सेम करने हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये हो जाएगा x 2 y 1। और अगर इससे ये बना N2O4 से NO2 बना, 2 नाइट्रोजन है उधर, तो इधर 2 करने हैं। x1 y2, सर बस x और y निकाल लो। अगर x1 y1 आया, आंसर ये है। x3 y1 आया, ये आंसर ये है। x2 y1 आया, आंसर ये है। x1 और y2 आया तो आंसर ये है। तो बस x और y निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोशिश करते हैं भाई। ये भी लॉग में दे रखा है, ये भी लॉग में दे रखा है, ये लॉग में नहीं दे रखा है, तो पहले तो इसको लॉग में लिख लो। 0.3010 किसकी वैल्यू होती है? log 2 की। 0.3 किसकी वैल्यू होती थी? log 2 की। हाँ सर, ये हमने
आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा है, जिसे आज आप रिवाइज भी करके आए हैं। तो यहां पर log 2 लिख लो। एक्स और वाई निकालना है, निकालते हैं। क्या log m प्लस log n दे रखा है? यस। तो सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, log m इंटू n। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों तरफ log बेस 10 दे रखा है। क्या मैं log से log कैंसल आउट कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया? हाँ। ले भाई एक्स और वाई आगे, आगे एक्स और वाई के नहीं आगे। अरे जब इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूंगा तो यहां पर 1/x आना ना, इसका लिखूंगा तो जो 1/y आना ना। x कितना है? x कितना है? ये जो नीचे होता है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। y कितना है? जो ये नीचे होता है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। x 2 है, y 1 है, x 2 है, y 1 है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी सी, ऑप्शन नंबर सी। सी है, सी है, सी है। अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलिए एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट? रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? क्या ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली किया जाता है? हाँ। ऑर्डर जो है हमेशा होल नंबर होता है ना। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ऑर्डर इज सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी सही है, ये है यार। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है यार। एग्जाम्पल किया था ना लास्ट क्लास में, H2 की पावर 1, Br2 की पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना आया था? 3/2 आया था। यही रॉन्ग है, यही रॉन्ग है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर एलिमेंट्री रिएक्शन किसे बोलते हैं? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर मैकेनिज्म में एक ही स्टेप हो, सिंगल स्टेप होगा, सिंगल स्टेप। रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं तो जनरली मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले रिएक्टेंट से कोई चीज बनती है, फिर उससे कोई, 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 फिर एंड में जाके क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। बट एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जो एक ही स्टेप में होंगी, एक ही स्टेप में। और नॉन एलिमेंट्री क्या होंगी? नॉन एलिमेंट्री क्या होंगी? विच टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, है ना। पहले रिएक्टेंट से कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, फिर एंड में जाके कुछ और बनेगा। ठीक है, सिंपल है यार। डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये है देखो, जैसे ना एलिमेंट्री रिएक्शन वही है, जैसे ना एलिमेंट्री मैन होते हैं, विच आर वन वुमेन मैन। एक ही लड़की पसंद आती है, उसी से शादी करते हैं, उसी के साथ लॉयल रहते हैं, ठीक है, उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो ये एक है, ये एक है। ये नॉन एलिमेंट्री क्या है? नॉन एलिमेंट्री क्या है? इनको हर एक क्लास में एक नई लड़की पसंद आती है। सर कौन कौन सी लड़की पसंद आती है भाई? जो चैट बॉक्स में बस इतना लिख दे, हाय तुम कैसे हो, बस इतना बहुत है इनके लिए, इतना बहुत है। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो हाय भी बोल देती तब भी बट फिर वही जब वो फोन नंबर वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं, उसके बाद वो इसकी डीपी देख लेती है, फिर वो कहती है हाय 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 हाय। भगवान, जिंदगी खराब करनी है बट बर्बाद थोड़ा करनी है। तो वो नंबर को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या आता है? अगले क्लास में एक नई लड़की आती है ना, वो हाय लिख देती है, उससे बातें होने लगती हैं। जब तक वो डीपी नहीं देख लेती है ना, बस डीपी देखती वो भी है ना, यस, फिर वो नंबर ब्लॉक कर देती है, फिर आगे 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 चलता रहता है। ठीक है, यस यस। तो बस यही फर्क है, यही फर्क है एलिमेंट्री रिएक्शन और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में।
ठीक है जी। हाँ, तो ये एक ही स्टेप में होती है और ये मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं। सिंपल सी बात है, जो एक स्टेप होगा, ये जो एक स्टेप होगा वही स्लोएस्ट स्टेप होगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, एक ही स्टेप है भैया, ठीक है। एक लड़की पसंद आ गई, घर वालों को बता दी, घर वाले उसी से शादी करा देंगे। घर वाले पूछ लेते हैं, भैया आप कोई और पसंद तो नहीं आएगी ना, ठीक है ना, अब कोई और पसंद तो नहीं आएगी, नहीं पसंद आएगी, बस ठीक है जी, वही वही स्लोएस्ट स्टेप है। जैसे मान लो कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिखा जाएगा? सर एक ही स्टेप है, यही मैकेनिज्म है सर, दोबारा इसी को लिखोगे? हाँ, दोबारा ऐसे टाइम पास करने के लिए लिख रहा हूं भाई। यही स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप में कितने पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 ए के 1 बी का। आपको कैसे पता चला 2 ही होने? अरे भाई यहां पर 2 लिखे थे तो 2 भी लिख दिए, 1 लिखा होता तो 1 लिख देता, मैं उसमें कैसे बताऊं यार? तो क्या इसका रेट ऑफ रिएक्शन यही होगा, ए की पावर 2 बी की पावर 1, टोटल ऑर्डर जो है वो 3 आया है, जो कि सम है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम आएगा वही ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है जी। नॉन एलिमेंट्री में तो आपको पता ही है, आप ऑर्डर बता ही नहीं सकते अनलेस और अनटिल मैकेनिज्म गिवन हो। जो मैकेनिज्म गिवन होगा गिवन। मान लेते हैं ये वाला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप में जितने ए के पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे वो यहां पे लिख दूंगा, जितने बी के इन्वॉल्व होंगे वो यहां पर लिख दूंगा। वहां से मतलब कि ऐसे देख के, अगर ये नॉन एलिमेंट्री होती तो मैं इसका ऑर्डर नहीं बता सकता था, नहीं बता सकता, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा मेरे को। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया हुआ यार, तो हो गया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? देखो इतना तो पता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है तो आपस में टकराते हैं रिएक्टेंट, ये तो पता ही होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो मॉलिक्यूलरिटी भी यही है, कितने पार्टिकल्स एक दूसरे में टकराएंगे ताकि रिएक्शन हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। सर देखो, मान लो किसी रिएक्शन में 5 स्टेप हो रहे हैं, 5 स्टेप हो रहे हैं। पहले स्टेप में 2 पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। दूसरे स्टेप में 3 पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। तीसरे स्टेप में फिर 2 पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैंने आपसे एग्जांपल के लिए, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। फिर चौथे स्टेप में मान लो ऐसे 4 पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो गई। पांचवें स्टेप में 3 पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग 3 हो गई, ठीक है। तो आप जब नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होगी उसकी मॉलिक्यूलरिटी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक स्टेप की क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। बट एलिमेंट्री रिएक्शन की आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है, उसमें कितने पार्टिकल टकराएंगे? जो सम है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। अच्छा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होंगे, किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ टकराएंगे वही कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से निकाल देंगे। मैं फिर निकाल देता हूं, फिर कर लिख देता हूं, बट टाइम पास है ये दोबारा लिखना। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होंगे, और वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सम ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये 2 है, ये 1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। रीमा मेरे को लग रहा है ना, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके ही मानेगी, है ना। रीमा उन्हीं स्टूडेंट्स में से है जिनको कभी कभी याद आ जाता है कि पढ़ लेना चाहिए यार, 15 अगस्त बीत गई,
वाई मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर, ठीक है, वाई मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। ना करें जनाब, ना करें। आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका बैच में लास्ट टाइम हो जाए, ठीक है, ये पता नहीं है ना, बाकी टीचर थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, मैं नहीं रहता रिलैक्स, मेरे को पता भाई, पहला ड्रॉप नहीं, दूसरा ड्रॉप नहीं, तीसरा नहीं, लास्ट है ये, लास्ट अटेम्प्ट है हमारी नीट की, बेस्ट अटेम्प्ट देंगे, सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, खत्म। बताइए जी, मॉलिक्युलरिटी किसी भी स्टेप की, ठीक है, 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? सर आपने अभी तो बताया मॉलिक्युलरिटी है क्या, जब पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, है ना, जब पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। दिखाऊं जरा आपको, अरे आज है भी मेरे पास कुछ, आओ भाई करके दिखाते हैं। आओ दिखाओ, एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम क्लास में करके दिखाते हैं, है ना, रिकॉर्ड कर लो, मजा आएगा, शेयर करना मेरे साथ भी, ठीक है। जैसे ये कोई दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, ये आपस में जब टकराएंगे तब केमिकल रिएक्शन होगी। सर हो तो रही नहीं सर, नहीं हो रही सर, ये देखो आप इनको टकरा रहे हो, रिएक्शन नहीं हो रही, अभी मैं इनको एनर्जी नहीं दे रहा ना, अभी देखो इनको एनर्जी दूंगा, स्पार्क नजर आया नहीं आया? आया स्पार्क नजर, क्योंकि मेरे को फ्यूम्स की स्मेल आई है, और देखो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, है ना, इसमें नहीं आया नजर, आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, हाँ पक्का नजर आया होगा स्पार्क, यस 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 यस, यही है, यही मॉलिक्युलरिटी है, यही कोलिजन्स है। हाँ आया नजर, हाँ लाइट बंद करके दिखाऊं और मजेदार दिखेगा, रुको जरा, ध्यान देना जरा, ध्यान देना, ओए भाई साहब, मेरी आंखों में से चिंगारियां निकल रही हैं भाई साहब, है कि नहीं मजेदार, एक बार और, आओ जरा करते हैं, ओए होए 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 होए, मजा आया सर जी, मजा आया सर जी, मजा आया सर जी। तो यही है यार, जैसे देख रहे हैं आप, दो पार्टिकल्स का साइमल्टेनियस कोलिजन जो है वो तो इजी है, ठीक है, बट ऐसे ही 3 पार्टिकल्स का शायद वो भी हो जाए, 4 5 6 पार्टिकल्स का कोलिजन एक ही समय पे होना थोड़ा मुश्किल है, एक ही समय पर होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, साइमल्टेनियस कोलिजन, एक ही समय पर कोलिजन ऑफ 3 or more particles is difficult। 2 पार्टिकल आपस में कोलाइड कर सकते हैं, हाँ, 3 कर सकते हैं, हाँ, पर 3 से ज्यादा का एक ही समय पे कोलिजन होना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस कारण मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होने के चांसेस थोड़े से कम है। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। गधो तुम्हें तो ये भी बताना चाहिए कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, मैंने पता है कौन से चैप्टर में पढ़ाई है ये केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स में भी पढ़ी है हमने, एंड आई थिंक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ी है रेडॉक्स रिएक्शन ये, बट ये कौन सी केमिकल, ओए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है ये थोड़ा बहुत, हाँ 3 चैप्टर में है केमिकल रिएक्शन। हाँ ये थर्माइट रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है ये Fe2O3
एल्यूमिनियम के साथ मिलके बना रहा है Al2Fe और Fe क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये Fe का हो रहा है रिडक्शन, एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आप इसको किसी भी चैप्टर से रिलेट कर लो, मान लो रेडॉक्स से रिलेट करना है तो सर ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर इसे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करना है, थर्मोडायनेमिक्स से कर लो, इसमें हीट रिलीज हो रही थी, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। नहीं सर इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करना है, तो ये रिएक्शन क्यों हो रही है वो बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, ये रिड्यूस क्यों हो रहा है। सर इसका SRP कम होता है, Fe का SRP ज्यादा होता है, जिसका SRP ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका SRP कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। नहीं सर इसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेट करना है, वहां पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है 12 160 320 ग्राम ये लिया है तो बताओ उससे ये कितना बनेगा। तो पहले इसके मोल्स निकालूंगा फिर इनका रिलेट करूंगा, ठीक है ना। और भी कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एल्यूमिनियम ने Fe को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो आप चाहें तो एक ही रिएक्शन को कितनी चीजों से क्या कर सकते हैं रिलेट, केमिकल काइनेटिक्स से तो अभी अभी रिलेट करके दिखाया है इसको, तो आप चाहें तो किस एंगल है बस देखने का। अभी तो मैं फिजिकल फिजिकल में घूम रहा हूं, चाहूं तो मैं इसे एक आपके इनऑर्गेनिक में चैप्टर होता है मेटलर्जी, उससे रिलेट करके दिखा दूं, एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्यों कर रहा है फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस, फिर उसमें एक ग्राफ होता था एलिंगम डायग्राम वाला, एल्यूमिनियम नीचे पाया जाता है, Fe वाला ऊपर पाया जाता है, इस कारण एल्यूमिनियम नीचे वाले को ऊपर वाले से ऑक्सीडाइज कर सकता है एलिंगम डायग्राम में। वहां से डेल्टा G नॉट और फॉर्मेशन का और टेम्परेचर का भी ग्राफ होता है वो, ठीक है, वहां से वो भी रिलेट कर सकता हूं। तो आप चाहें तो एक चीज को दसियों एंगल से देख सकते हैं, बस वो देखने का नजरिया होना चाहिए आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिएक्शन। अच्छा रेट लॉ दे रखा है, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 है, नहीं सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड करके, सर 3/2 आएगा ऑर्डर, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। मॉलिकुलरिटी रिएक्शन की 2 है, सर मॉलिकुलरिटी आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो आप उसकी मॉलिकुलरिटी निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हर एक स्टेप की अलग अलग होती है। बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 रेट है, ट्रू बतानी है। अच्छा ये 1.5 ही तो है, मैं 0.5 पढ़ रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5, 3/2 3/2 1.5 ही तो होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन Br2 की 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, हाँ 4 की पावर हाफ क्या होता है 2, रेट डबल हो जाएगा। सर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट यार ये बात तो गलत है, फिर ए और सी सही है यार, मॉलिकुलरिटी नहीं बता सकते आप, अनलेस और अंटिल इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन आप इसकी मॉलिकुलरिटी नहीं बता सकते। नहीं सर हो सकता है इन्होंने वो बोला हो एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान लेते हैं अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो फिर ऑर्डर भी 2 आता, मॉलिकुलरिटी भी 2 आती, तो फिर ऑर्डर ये गलत हो गया। मान लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है, चलो मॉलिकुलरिटी 2 हो गई तो फिर ऑर्डर भी 2 होना चाहिए था, फिर ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है, ये स्टेटमेंट गलत, तो किसी भी तरह कोशिश कर लीजिए आप आंसर ए और सी ही आएगा और कोई आंसर नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी आर सेम, बताइए जी क्या ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, और रीजन भी पढ़िए और रीजन भी बताइए।
क्या ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होते हैं? सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगर क्या बोले हम लोग रिएक्शन एलिमेंट्री हो, तो इसको अभी मैं साइड में रख रहा हूं, मतलब कि इसके बारे में कुछ, मतलब ये सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पहले रीजन पढ़ते हैं फिर बाद में आते हैं। ऑर्डर जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, बिल्कुल सही। मॉलिक्युलरिटी सम होता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप में। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको सम करते हैं तो आ जाता है। सर ये करेक्ट है, बट आई थिंक दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये कभी करेक्ट है कभी रॉन्ग है, कभी करेक्ट है कभी, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है सही है, नॉन एलिमेंट्री है तो गलत है। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए, जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहां पर कि प्रेशर 3 गुना कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। सर हमें तो रेट लॉ ही नहीं दे रखा, अगर रेट लॉ दिया होता, है ना, रेट लॉ दिया होता कि यहां पर क्या कॉन्सेंट्रेशन है, H2S की पावर क्या आएगा, O2 की पावर क्या आएगा, तब हम इसका आंसर दे सकते थे, या पार्शियल प्रेशर दिया होता, ठीक है, तो देखो तब इसका आंसर दे सकते थे। नहीं दे रखा तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओहो, एलिमेंट्री रिएक्शन, तब तो आसान हो गया सर। यहां पर पार्शियल प्रेशर, इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कर दो भाई, प्रेशर को 3 गुना कर दो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 3 की पावर क्या होता है 1, 9 इंटू 3 कितना होता है 27 टाइम्स बढ़ जाएगा, 27 टाइम्स। अरे पार्शियल प्रेशर और प्रेशर दोनों इकट्ठे तो इंक्रीज होंगे भाई। किसी को प्रॉब्लम हो रही हो कि सर आपने यहां पर पार्शियल प्रेशर कैसे लिख दिया है, आपको तो कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहिए, मैं उससे भी करके दिखा देता हूं भाई, आंसर सेम ही आने हैं यार, आंसर थोड़ा चेंज हो जाने हैं। चल तुझे इतना पता है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, यस सर। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज किया, 3 टाइम्स किया ना, ये 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया, ये 3 टाइम्स डिक्रीज, ये 3 टाइम्स इंक्रीज, ले कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, हो गया कि नहीं। 3 टाइम्स H2S का स्क्वायर, 3 टाइम्स O2 की, तब भी वही आया 9, 9 इंटू 3 27, है ना, तो आंसर वही रहना, ऐसा मत सोचना कि आंसर अलग हो जाएगा। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का, इस EMCT क्या होता है, ये पुराने टाइम में CET एग्जाम हुआ करते थे, ठीक है, उनमें जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिल जाता है उसको मैं क्लास में ले आता हूं ताकि आपको पुराने टाइम के PYQ ना करने पड़े। अब शुरू करते हैं भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट मुझे प्यास लग रही है, पानी पी के आता हूं यार, फिर शुरू करते हैं। चलिए रुकिए जरा, रुकिए एक मिनट। मैम क्या आपको पता है, मानव बता रहा है कि एल्विश यादव के घर फायरिंग हुई है मैम, बहुत देर से बता रहा है मैम, इसे बताओ फायरिंग कैसे होती है। आइए
सर ये होना चाहिए क्योंकि रीजन तो एलिमेंट्री के लिए दिया है। अब ये पता नहीं है ना यार, पता नहीं है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस में ऑर्डर डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट नॉर्मल। अरे नहीं, क्या पागल हो, कौन है ये? दिव्या कह रही O2 पे नेगेटिवली होना चाहिए। अरे तुम भाई, तुम बहुत ऊपर हो गई हो, थोड़ा नीचे लेवल पे आओ। और किसी ने कुछ बताना हो, और किसी ने बताना हो, कहीं फायरिंग हुई है, कहीं पे फ्लड आ गया है, कहीं पे कोई मकान टूट गया है, बताइए मुझे, है? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैडम भी बैठी हुई है चैट बॉक्स में, ठीक है। अरे गवार, ये जगह है बात करने के लिए वो। मैडम का थम्स अप आ गया। मानव जी हमारे बीच नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगले 20 मिनट शांति रखेंगे। चैट बॉक्स मैंने इसी कारण बंद कर दिया है क्योंकि टॉपिक अच्छा है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे कराने हैं। इस कारण अगले 20 मिनट शांति से सुनेंगे, समझेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है वो तो सबको पता ही है, बट फिर भी मैं उसका एक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं, ठीक है। टाइम जीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हमने ए नॉट लिख लिया या स्मॉल ए लिख लिया, बात एक ही, दोनों सेम है। और प्रोडक्ट कितना बना होगा? प्रोडक्ट बना ही नहीं होता सर, जब रिएक्शन शुरू होती है, जब रिएक्शन शुरू होती है प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। तो टाइम टी पे कुछ समय के बाद रिएक्टेंट कम होने लगता है, प्रोडक्ट बढ़ने लगता है। कितने मोल इसके टूट गए? सर ए मोल्स थे, उसमें से एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए, लाइक 5 मोल्स थे, उसमें से 2 मोल्स रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने होंगे? 5 - 2, दैट इज ए माइनस एक्स। इसको AT लिख देंगे। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम जीरो पे, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम टी पे। ये कितना बना होगा? सर 1 से 1 बनता है, तो इसके एक्स मोल्स रिएक्ट किए हैं तो इसके भी एक्स मोल्स बनेंगे। सर क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पर हमें पता क्या लिखना है, के ए की पावर क्या लिखना है? जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर होता तो फर्स्ट लिखता, सेकंड होता तो सेकंड लिखता, एंड सो ऑन। सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा कैसे जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, -dA/dt इज इक्वल टू के। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? dA/dt उधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये माइनस भी साइन में इधर ले आया। सर ये तो आप स्मॉल चेंज के लिए कर रहे हैं, अगर यही लार्ज चेंज के लिए करना होता है ना, लार्ज चेंज के लिए, तो सर इसको क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेट कर देंगे। सर माइनस के बाहर क्यों निकाल दिया? के कांस्टेंट है ना, इसी कारण मैंने उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है सर, ठीक है। बताओ भाई, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर x होता है, मैं भी वही कर रहा हूं। dA का इंटीग्रेशन क्या होगा? a होगा। सर a कौन सा? a नॉट या AT? ऑब्वियसली मैं टाइम t पे कर रहा हूं तो ये कौन सा होगा? AT होगा। फिर वही dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t प्लस c। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर करिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट। कैसे? एट टाइम इज इक्वल टू 0। जब मैं टाइम को 0 रखूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर आ जाएगा।
सिर्फ कौन सा ए नॉट या ए टी? कैसी बात कर रहे हो, ये टाइम टी पर ए की कॉन्सेंट्रेशन थी, अब टाइम जीरो पर जो ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी सर वो ए नॉट होगी, ए नॉट, बिल्कुल जी। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो ए नॉट के इक्वल आ गया, उसको यहां पे पुट कर दीजिए। कर दिया सर। ए टी किसके बराबर आ गया? माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये उधर ले जाऊंगा, ये इधर आ जाएगा। के टी किसके बराबर आ गया? ए नॉट माइनस ए टी। तो के किसके बराबर आ गया? 1/t ए नॉट माइनस ए टी। सारी चीजों का मतलब पता है इसमें से? यस। ये क्या है? रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये जो टाइम लगा है यहां से यहां आने पर, मान लो ये 20 है तो 20 माइनस 0 20 हो जाएगा। मान लो ये 10 है, ये 40 है। रिपीट कर रहा हूं, ये 10 है, ये 40 है। तब टाइम इंटरवल कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 40 माइनस 10, तब वो क्या हो जाएगा? दैट इज 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है सर। ये रेट कांस्टेंट, ये टाइम, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की इस वाले टाइम पे, इनिशियल टाइम पे, और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की इस वाले टाइम पे। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। सर ये जो आया है वो क्या है? ये है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन से आया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अब मुझे लिखने हैं इसके MIT जो मेरे एग्जाम में काम आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा जी। ठीक है। सबसे पहला क्या था? k इज इक्वल टू 1/t ब्रैकेट में ए नॉट माइनस ए टी। के रेट कांस्टेंट, टी जितना टाइम लगा है इस कॉन्सेंट्रेशन को इस कॉन्सेंट्रेशन तक जाने के लिए, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, और ये है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का। ठीक है जी। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। और मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं, ज्यादा मैथमेटिक्स ना आता हो तो कम से कम, है ना, चलो मैं रिवाइज करवा देता हूं, ज्यादा मैथमेटिक्स ना आता हो तो कम से कम आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, ए पी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये पता कैसे लिखी जाती है? इसमें सारी टर्म्स लिखी जाती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दे ऑल डिफरेंशिएट बाय ए कॉमन फैक्टर डी। मान लो इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंशिएटर डी है, तो सेकंड टर्म पता क्या होगा? ए प्लस डी या ए माइनस डी। थर्ड टर्म ए प्लस 2d या ए माइनस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, मतलब कि अगर d पॉजिटिव में है तो प्लस लिखूंगा, d नेगेटिव में है तो माइनस लिखूंगा, एंड सो ऑन। तो इसे बोलते हैं ये एपी बन रहा है, एपी बन रहा है। ठीक है। यहां पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो जीरो ऑर्डर में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो एपी बना रही है। नहीं सर मैं आपकी बात नहीं मानता। अरे यार मान जा। नहीं सर मैं नहीं मानता। अच्छा कोई बात नहीं, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। टाइम 0, टाइम t, टाइम 2t, टाइम 3t। आइए टाइम 0 के बारे में बात करते हैं। जब समय 0 था, जब समय 0 था, 0, ठीक है, क्या समय 0 था तो ये 0 हो जाएगा, AT और A नॉट इक्वल हो जाएगा। अरे ये 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा ना, इतना हिस्सा। हाँ सर हाँ बिल्कुल सही है। जब समय 0 था तो AT और A नॉट इक्वल हो जाएंगे। मैंने कहां से लिखा है? इस इक्वेशन से लिखा है, A नॉट माइनस KT। टाइम की जगह 0 रखा तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया, तो AT A नॉट के इक्वल हो गया। ठीक है। टाइम T पे आ जाओ, कैसे लिखूंगा? टाइम की जगह T लिख दो, लिख दिया सर। टाइम 2T पे आ जाओ, ठीक है, T की जगह 2T लिख दूंगा, 2T लिख दूंगा, 2T। टाइम 3T पे आ जाओ, टाइम की जगह पर 3T लिख दूंगा, 3T लिख दिया सर, लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। क्या यहां से यहां जाने पर कितना टाइम लगा?
फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टी माइनस 0 टी लगा, ठीक है। तो क्या ये ए था और ये माइनस डी हो गया, माइनस डी हो गया। अब यहां से यहां जाने पे यहां के देखना, यहां से यहां जाने पे देखना टाइम कितना लगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 2t माइनस टी, टाइम अभी भी टी लगा, ठीक है। अब रिएक्शन देखो जरा, ये 2kt हो गया, अरे डी यहां पर माइनस डी है ना, माइनस डी है, ये माइनस डी हो गया, ये माइनस 2d हो गया, माइनस 3d हो गया। यहां पर भी देख लो टाइम कितना लगा, 3t माइनस 2t, टाइम अभी भी t लगा है। तो at किसके बराबर हो जाएगा, a नॉट माइनस 3kt हो जाएगा। क्या साफ पता चल रहा है, अगर टाइम इंटरवल सेम है, अगर टाइम इंटरवल सेम है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन AP बना रही है। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए इसका फायदा क्या होगा वो भी मैं बताता हूं, इसका फायदा क्या होगा वो भी मैं बताता हूं, बट ये बात क्लियर तो हो गई सबको। फॉर सेम टाइम इंटरवल, अगर टाइम इंटरवल सेम है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन AP बनाएगी, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सब ने यस लिख दिया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आइए और देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। सर इसका फायदा क्या, चलो ये तो बात क्लियर हो गई, कुछ फायदा भी तो होगा इसका। हाँ बिल्कुल फायदा है। सर क्या फायदा बताओ जरा। आप अपने मन में, ठीक है, इस टी की वैल्यू फिक्स कर लो, जो आपने फिक्स करनी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जो आपका मन करे। सर मुझे 60 मिनट फिक्स करनी है, कर ली भाई, कर ली, है ना। 2 मिनट भी कर लोगे आंसर तब भी सेम रहेगा, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। मैं 60 मिनट, 60 मिनट, ए नॉट की वैल्यू भी फिक्स कर लो, सर 100 मान लो, और ये जो माइनस केटी है इसकी वैल्यू, आई मीन केटी लिख दो, माइनस तो अपने आप ही आ जाना है, केटी की वैल्यू भी फिक्स कर लो, जो मर्जी, 2, 5, 10, 15, 20, 22, 25, 37, 43, जो आपका मन करे। सर 5 फिक्स कर लो, कर ली भाई, आजा फिर आजा। अब जरा ध्यान से देखियो, 60 मिनट्स बीते, कितना रिएक्टेंट बचा होगा। सर ये था 100 माइनस 5, सर 5% रिएक्ट कर गया, इनिशियल का 5% रिएक्ट कर गया। फिर अगले 60 मिनट्स बीते, अगले 60 मिनट्स बीते, यहां से यहां गए, अब बता रिएक्टेंट कितना बचा होगा, 100 माइनस 2 इंटू केटी की जगह क्या आएगा, 5। सिर्फ फिर 5% रिएक्ट कर गया, किसका, इनिशियल का। अब अगले में समझ आ गया, अरे अगले में समझ आ गया या करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। एटी कितना आ जाएगा, ए नॉट माइनस 4kt। अगले में कितना हो गया, सर ये 85 आ जाएगा यहाँ पे। अगले में कितना हो गया, 80 आ जाएगा। अब देखो 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 देखो, आप सिर्फ इतना देखो और जवाब यस और नो में देना। जब टाइम इंटरवल सेम है, यहां से यहां जाने पे भी 60 लगेगा, तो इनिशियल रिएक्टेंट का इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर रही है। पहले 60 मिनट्स में 5% रिएक्ट किया, अगले 60 मिनट में भी 5% और रिएक्ट किया, 95 से 90 गया, 5% रिएक्ट किया, किसका, इनिशियल का। अगले 60 मिनट्स में भी 5% रिएक्ट करेगा, किसका, इनिशियल का। क्या यह बात क्लियर हो गई। अब देखना इससे न्यूमेरिकल कितने आसान हो जाएंगे। आप न्यूमेरिकल ऐसे बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे, थिंक विदाउट इंक से। अगर आपको यह बात सेम समझ आ गई, क्या, फॉर सेम टाइम इंटरवल, दोबारा क्यों लिख रहा हूं सेम टाइम इंटरवल, इसी में लिख देता हूं, इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगी ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, इनिशियल रिएक्टेंट। यस 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 यस, अच्छा भाई, पहले 60 मिनट्स में 5% रिएक्ट किया इसका, अगले 60 मिनट में भी 5% रिएक्ट करेगा इनिशियल का, अगले 60 मिनट में भी 5% रिएक्ट करेगा इनिशियल का, अगले 60 में भी, अगले 60 में भी, अगले 60 में भी, अगले 60 मिनट भी, अगले 60 में भी, यही करेगा।
अब देखो जरा, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल दे रहा हूं और देखो वो कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए 10% रिएक्ट कर रहा है 40 मिनट्स में। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का आफ्टर। 4 क्वेश्चन है, 80 मिनट, जितना टाइम मेरे को क्वेश्चन लिखने में लगेगा उससे पहले तो सॉल्व कर लोगे। 120 मिनट, 160 मिनट, 400 मिनट। कहने को 4 न्यूमेरिकल है, ये 4 न्यूमेरिकल, बट आप थिंक विदाउट इंक से कर सकते हो। 10% रिएक्ट कर रहा है 40 मिनट में, तो 80 मिनट में कितना करेगा? सर ये डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दो। सर 20% रिएक्ट कर जाएगा। ये 120 मिनट में कितना करेगा? 40। 3 टाइम्स कर दिया, इसका भी 30% रिएक्ट कर जाएगा। सर ये 4 गुना कर दिया, 4 गुना, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 40% रिएक्ट कर जाएगा, 40% रिएक्ट कर जाएगा। सर ये 10 टाइम्स कर दिया, सर इसको भी 10 टाइम्स कर दो। सर 100% रिएक्ट कर जाएगा। बताओ रिएक्टेंट बचा कितना होगा? रिएक्टेंट बचा कितना होगा? 100 था, 20% रिएक्ट कर गया, 80% बचा होगा। 100 था, 30% रिएक्ट कर गया, 70% बचा होगा। 100 था, 40% रिएक्ट कर गया, 60% बचा होगा। 100 था, 100 का 100% रिएक्ट कर गया, 0%। कहने को 4 न्यूमेरिकल हैं, हमने थिंक विदाउट इंक से माइंड में ही कर लिए हैं। वो तो ऐसे लिखने के लिए लिख दिया मैंने, बट ये क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व हो सकते थे। यस 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 यस। थोड़ा सा अगर सीख लेते हैं ना MIT, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। सर मुझे इससे एक और बात पता चली। मैंने कहा क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से। आप खुद बताओ, 10% अगर रिएक्ट कर रहा है 40 मिनट में, सर आप भी स्मार्ट हो ना थोड़े, मैं भी देखता हूं आप जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देते हो जिसका आंसर ना थिंक विदाउट इंक से आ जाए, है ना। जानबूझ के जितने भी मल्टीपल लिए वो सारे 40 के मल्टीपल लिए, है ना। तो ये 20, 30, 40 तो ये निकालना था। सर अगर मैं आपसे पूछ लूं 45% कितने में रिएक्ट करेगा? क्यों सर, हो गई कि नहीं हवा टाइट? नहीं भाई नहीं हुई। देख तू इधर देखना, 10% रिएक्ट कर रहा है 40 मिनट में, तो 1% कितने में रिएक्ट करेगा? 40/10। सर 4 मिनट में, बहुत भाई। तो 45% कितने में करेगा? वो 4 into 40। अरे हाँ सर हाँ। अच्छा 63% कितने में करेगा? 1% के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो 63 के लिए 4 into 63। 74% कितने में रिएक्ट करेगा? सर 1% 4% में रिएक्ट कर दो, 74। अरे हाँ सर हाँ। तो आप इससे कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो। जो आपने सीखा वही मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। अगर 1% रिएक्ट कर रहा है y मिनट में, तो x% कितने में रिएक्ट करेगा? x इंटू वाई। खत्म, टाटा बाय बाय। सर इसके क्वेश्चन करा दो दिए। 1% इतने में रिएक्ट कर रहा है 45%, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 63%, 4 into 63 कर दो। 74%, 74 into 4 कर दो, है ना। मजा आ रहा है ना। खत्म। बट एक बात याद रखना, ये सब कुछ 0 ऑर्डर के लिए हो रहा है ना। पर चले इसको फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई करने लगो। क्या फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसा आसान करने का तरीका है? हाँ है, बट वो फर्स्ट ऑर्डर में बात करेंगे ना, अभी तो सिर्फ 0 ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आइए और बात करते हैं। यहां पर लिखते हैं, कौन सा पॉइंट है? 3 पॉइंट हो गए, चौथा ऐसे लिखा जाएगा, T½ या T 50%, इसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ। सर ये हाफ लाइफ होती क्या है? अरे उतना टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा रह जाए। ध्यान से सुनो, मान लो शुरू में आपने रिएक्टेंट के मोल्स लिए थे 20 मोल्स। कितने लिए थे? 20। उतना टाइम जितने में ये 10 मोल्स रह जाए, उस टाइम को क्या बोलेंगे हम? T½ क्या बोलेंगे? T½ ठीक है। डेरिवेशन यहां कर रहा हूं, वहां पर सिर्फ MIT लिखूंगा। क्या आपको पता है जब T½ होगा तो रिएक्टेंट बचा कितना होगा? सर जितना आपने इनिशियली लिया था उसका आधा, तो रखो फिर T = 1/k A0 - 80।
ए टी की जगह ए नॉट बाई टू लिख दो, ए टी की जगह ए नॉट बाई टू लिख दो। सॉल्व करना इसको, टी हाफ लिख लो, टी 50% लिख लो। सर इसको सॉल्व करेंगे तो ए नॉट बाई टू आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो टी 50% किसके बराबर आ गया, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के, वही लिख रहा हूं यहां पर। टी हाफ किसके बराबर हो गया, ए नॉट बाई टू के। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि टी 50% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अगर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो ये भी डबल हो जाएगा, ये आधा कर दिया ये आधा हो जाएगा, ये 1/3 कर दिया 1/3 हो जाएगा, 3 टाइम्स कर दिया 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सर बैकलॉग है, क्या करूं, पढ़ाई पढ़ाई करिए। टीचर से ऐसे पूछने आते हैं जैसे टीचर ना हो गया भगवान हो गया है ना, वो ऐसे करेगा, तुम्हें पकड़ेगा, तुम्हारा सिर पकड़ेगा, ऐसे करेगा, थू, बैकलॉग खत्म, और बैकलॉग खत्म हो जाएगा, है ना। अगर टी 50% ये है तो टी 100%, पहले तो टी 100% का मतलब समझा दो। सर जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या वो इसका डबल होगा, क्या वो इसका डबल होगा। अरे 50% रिएक्शन अगर इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है तो 100% कितने में होगी, डबल कर देंगे यार, डबल कर देंगे। 20% रिएक्टेंट अगर 80 मिनट में जा रहा है तो 40% कितने में होगा, डबल कर दिया। ये देखो टाइम डबल नहीं कर दिया क्या। टी 100% कितना हो जाएगा, टी 100% का मतलब समझ आ गया, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, है ना। रुकिए जरा रुकिए, मैम ओशीन अली छुट्टी मांग रहा है मैम 12:30 पे। और किसी को छुट्टी वुट्टी चाहिए हो बताओ भाई, बता दो, बता देना सर को बस कि सर छुट्टी चाहिए, मुझे लौंडियाबाजी करनी है, मुझे और कोई काम करना है, ठीक है, बता देना बस। और कोई है, कोई और। थम्स अप आ गया मैडम का, मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था, टीम आजकल बड़ी हार्श हुई हुई है भाई, सीधा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं भाई। और कुछ बताना है इसमें, या फिर ग्राफ्स की तरफ मूव करें, ग्राफ्स की तरफ मूव करते हैं, बट पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें। अच्छा यूनिट बता देता हूँ, वैसे तो बता रखे हैं यार, ऐसे टाइम पास के लिए कर लिख देता हूँ। यूनिट के क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सर आपने बताया था मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड, एन की जगह जीरो रखना है, तो सर आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अरे पर सेकंड की जगह पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है ना, वो तो अलग बात है, टाइम का कोई भी यूनिट हो सकता है। चलो जल्दी से बताओ,
बी क्विक इन गिविंग द आंसर। आगे आंसर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये करो, जल्दी जल्दी करते चलो बस। अब कौन सी ऑप्शन वैलिड है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पता है ना इसका मतलब क्या है सर? ये टी 50% है, इसका मतलब क्या होगा? अरे 100 से, जैसे हाफ को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इसको 100 से मल्टीप्लाई, टी 25% है। बताओ भाई कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है जी। अरे यही तो है, 50% के लिए कितना टाइम लगेगा? जितना 25% के लिए लगा था उसका डबल। किया नहीं अभी क्वेश्चन यहाँ पे? 40% के लिए कितना टाइम लगा था? जितना 20% के लिए लगा उसका डबल। 20% के लिए 80 लगा था, इसको डबल कर दो, ये देखो डबल कर दो, आ गया कि नहीं? 2 से मल्टीप्लाई। हाँ तो वही तो कर रहा हूं। 4 न्यूमेरिकल्स हैं, जल्दी से निपटा लीजिए, जल्दी जल्दी। अगर 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 80 मिनट में, तो टाइम बताइए 60% के लिए। 20% के लिए 80 है तो 60 के लिए कितना होगा? सर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 240। 40% सर यहां से यहां जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 160। 5% के लिए, अरे 20% अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, 20 मिनट। सर 20 से 100% कंप्लीट होने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 400। नहीं सर नहीं, मुझे सी पार्ट समझ नहीं आया, मुझे पता था, तो यही कहेगा। अगर 20% कंप्लीट हो रही है 80 मिनट में, तो बता 1% कितने में कंप्लीट होगी? 80/20 कम्स आउट टू बी 4 मिनट। कितना निकालना? 5%, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 इंटू 4 20। आ गया कि नहीं? तब भी वही आंसर। 1% के लिए टाइम निकाल लिया, 5% के लिए निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 20% के लिए निकालना 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 60% के लिए निकालना 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 100% के लिए निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना? ये कहने को न्यूमेरिकल है भाई। ये करें, ये करें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 50% इतने में कंप्लीट हो रही है, 100% कितने में होगी? सर फिर भाई यहां से आ जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 150 मिनट हो जाएगा सर, खत्म। 150 150 150, है ना? एक रिएक्शन है 30% कंप्लीट हो रही है 70 मिनट में, 60% कंप्लीट हो रही है 140 मिनट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। सर ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें। सर जीरो ऑर्डर है ये, जीरो ऑर्डर, है ना? अगर 30% 70 में कंप्लीट हो रही है तो 60% 140 में कंप्लीट होगी, डबल आ रहा है बिल्कुल। तो सर वो जीरो ऑर्डर के लिए होता है ऐसा, ना फर्स्ट के लिए होता है, ना सेकंड के लिए होता है, ना किसी और ऑर्डर के लिए होता। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की क्या होगी? वो भी डबल हो जाएगी सर। अभी अभी तो किया था। हाफ लाइफ होता किसके बराबर है? A0/2 के। इसको डबल करोगे डबल हो जाएगा, खत्म है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के।
एक बार MIT समझ लो, देखो क्वेश्चन कितने आसान है। ये क्वेश्चन हो गया, डिलीट कर देता हूँ। ये भी नीट में आया क्वेश्चन है, ये करते हैं। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हैविंग 0.02 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100 सेकेंड्स। आपसे रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है बेटा, हाफ लाइफ दे रखी है 100 सेकेंड, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर है, आपसे रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है। सर हाफ लाइफ किसके बराबर होता है? A0/2 के। तो सर के किसके बराबर आ जाएगा? A0/2 ऑफ टी हाफ। बस वैल्यू रख लो बेटा। ये 0.01 है, नहीं 0.02 है, और ये 2 × 100 है। सर ये पॉइंट हटेगा तो 2 से 2 गया, नीचे 10⁻⁴ है, ऊपर जाके 10⁻⁻4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। कितने मुश्किल क्वेश्चन है बताओ भाई। ओए भाई किधर चला गया तू? ये क्वेश्चन हो गया हुआ है, डिलीट करेंगे। ये क्वेश्चन भी हो गया, डिलीट करेंगे। ये भी हो गया, डिलीट कर। वही क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ बेटा जो हो गए हुए हैं, थोड़ा ना बार बार कॉपी हो गया था मेरे से ना, तो इस कारण हो गया। ये करो, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये करो, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। क्या भाई? ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, ठीक है। हाफ लाइफ 50 मिनट है, ठीक है। टाइम टेकन फॉर द ए टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कितना टाइम लगेगा जब ए कितना बचा हुआ है पता है? जितना था उसका 1/4, उसका 1/4, A0 का 1/4 बचा हुआ है। सर इसका मतलब 75% रिएक्ट करके, अगर वैसे तो मैंने थिंक विदाउट इंक से ही हो गया, 50% के लिए 50 मिनट लग रहे हैं, तो 75% के लिए कितने लगेंगे? 75 मिनट्स। आंसर 75 है, बट फिर भी टाइम पास करने के लिए लिख रहा हूं। आपसे T 75% पूछा हुआ है। सर T 1% कितना होगा? 50/50, 1 मिनट। तो 75 कितना होगा? 1 × 75, 75 मिनट। समझ गए ना? ए कितना बचा हुआ है? जितना था उसका 1/4, था कितना? 100, उसका 1/4, ये बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो रिएक्ट कितना कर गया? 75, है ना? जेई मेंस में आया क्वेश्चन है, बताओ भाई। थिंक विदाउट इंक से हो गया हमारा। ये रहा क्वेश्चन, 2 बार लिखा हुआ था, अब कर लेते हैं। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 m है, टी हाफ इतनी है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 m कर दी, टी हाफ इतनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर बोल तो दिया यार। आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी है, डबल कर दी है, तो टी हाफ भी क्या हो गई है? डबल हो गई है ना, डबल हो गई। जीरो ऑर्डर है यार। जेई मेंस का क्वेश्चन करोगे? और ये करो, फिर भाई बहुत सारे क्वेश्चन डुप्लीकेट हुए हुए हैं, तो उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। 1 2 3 4
5। इन 5 क्वेश्चंस को बेटा हम करेंगे कल। एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, आगे पीछे, आगे और पीछे, है ना। अब उसे 2 पेज कहने हैं तो 2 कह लो। इन क्वेश्चंस को लिख के लाना, 1 2 3 4 और 5। और आज कुछ एमपीक्यू में क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, ये एमपीक्यू के क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करिएगा। इनका आंसर मैं आज लिख दूंगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको किसी प्रकार की। इनके आंसर यहीं पे लिख दूंगा इनके नीचे, ठीक है। कल बताते हैं कोई 5 स्टार ट्रिक भी आपको, है ना, कि छोटे छोटे चेंजेस से बड़ी बड़ी चीजें कैसे अचीव करी जाती हैं, कल बताते हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। रिवाइज करके आना, 0 ऑर्डर रिएक्शन खत्म होने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर पे मूव करने वाले हैं। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आज की भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी।